देखो प्रॉब्लम ये है इसमें कि अ, ये जो सर्किट आप देख रहे हो वो नॉर्मल एक बैटरी वाला प्रॉब्लम है। 3 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम और 20 ओम के 2 रजिस्टर, सिंपल प्रॉब्लम। और आपको दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इजीली हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हो ओम्स लॉ फॉलो करके, और वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम प्लस 20 ओम, दैट मींस 30 ओम। तो 3 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि करंट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर आपको 0.1 एम्पियर। और पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो जैसे पहले कहा गया था कि आप एम से एन तक के लिए जाओ, एम से एन तक ट्रेवल करो और पाथ कोई भी चूज कर सकते हो इसमें। तो एम से एन की तरफ हम चूज करेंगे कोई भी पाथ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एम से एन की तरफ ये वाला पाथ चूज करें, 20 ओम रेजिस्टेंस वाला, 20 ओम रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करेंगे तो गोइंग करंट के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए माइनस साइन मिलेगा आपको। और एम से एन की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज की माइनस ऑफ 2 वोल्ट। राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक। और अगर हम इधर वाले साइड से जाएं, एम और एन के बीच में इधर वाली साइड से जाएं, यहाँ पर 10 ओम लगा है और 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, अगर इस साइड से जाते हैं तो भी क्या सेम ही आंसर मिलेगा -2 वोल्ट, या फिर कुछ अलग आंसर आएगा, ये देख लो अगर एक बार। तो अगर इधर 10 ओम वाले साइड से जाते हैं, एम से एन की तरफ 10 ओम वाले साइड से जाएंगे और यहां से पॉइंट एन की तरफ आए, तो यहां जाने पर हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। एम से इधर जाने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपका वीए माइनस वीएन। अगर हम फिर से निकालें, और अब की बार जो मैंने पाथ लिया है वो 10 ओम वाला लिया है, जिस साइड 10 ओम है, तो विद द डायरेक्शन ऑफ करंट I into R, 0.1 into 10, दैट मींस की +1। लेकिन उसके बाद हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो यहाँ पर -3 आंसर आएगा, +1 -3, दैट मींस की टोटल इज अगेन -2। सेम आंसर मिल जाएगा आपको, -2 वोल्ट उधर भी आएगा, -2 वोल्ट इधर से भी आएगा। अब ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, बट इसमें कोई बैटरी इन्वॉल्व नहीं है। बैटरी की जगह पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिटेड स्पेस में दिया गया आपको। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ r रेडियस की स्पेस में है। जो ये सर्कल दिखाया गया है इसके आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इतने स्पेस में जिसका रेडियस स्मॉल r है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10⁴ टेस्ला पर सेकंड, और पाई आर स्क्वायर, मतलब कि इस सर्कल का एरिया दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर करंट सॉल्व करना हो कि इस 20 ओम में और 10 ओम में क्या करंट जाएगा, तो यहाँ पर आप लगाओगे फैराडेज लॉ के हिसाब से। और फैराडेज लॉ का कहना ये होता है कि जो ईएमएफ है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ इज बेसिकली माइनस टाइम्स डी फाई बाई डी टी। माइनस को तो फिलहाल इग्नोर करेंगे लेंज लॉ की वजह से, बट फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे ईएमएफ इन अ लूप, तो नंबर 1 पहला पॉइंट आपके लिए आएगा कि लूप कौन सा ले रहे हो जिसके लिए ईएमएफ कैलकुलेट कर रहा है मेरे को। तो लूप, जो मेरा लूप है वो ये 20 ओम रेजिस्टेंस, देन ये वायर, देन ये 10 ओम रेजिस्टेंस, एंड देन ये वायर, ये पूरा मेरा लूप है। जो लूप है उसमें ये दोनों रेजिस्टेंसेस है, तो उस लूप में जो ईएमएफ आएगा वो माइनस टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स जो उस लूप से पास कर रहा होगा। अब इसको आप ध्यान से सुनना है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी यूनिक प्रॉब्लम है। जो हमारा लूप है वो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये आउटर साइड, इसको लूप ले रहे हो आप।
जैसे किरचॉफ के लिए एक लूप लेते हो वैसे ही फैराडे के लिए भी एक लूप लेना पड़ेगा। तो ये वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं 10 ओम 20 ओम वाला। ऑब्वियसली इस लूप का जो साइज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साइज से ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इन सारे पोर्शंस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने सर्कुलर पार्ट पे है। सो जो फ्लक्स डिफाइन करोगे आप, अगर माइनस साइन को इग्नोर कर दें यहाँ पर, तो फ्लक्स का मतलब ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, मैग्नीट्यूड, तो इट इज डी बाई डी टी फ्लक्स। वैसे तो वो मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एरिया लिखते हो आप, बी इंटू एरिया ऑब्वियसली, बट यहाँ पर कौन सा एरिया चूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये पूरा एरिया कंसीडर कर ले जितना इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर है? सर्कल वाला, मतलब ये पूरा एरिया तो लेंगे नहीं, बिकॉज हाँ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस पूरे एरिया से तो पास हो नहीं रही है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास हो रही है सिर्फ पाई आर स्क्वायर एरिया से। तो यहाँ पर जो एरिया पुट करेंगे वो रखेंगे आप पाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। रेस्ट ऑफ द एरिया, मतलब इस लूप का जो बाकी का एक्स्ट्रा एरिया है उस एक्स्ट्रा एरिया में जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। सो यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स सिर्फ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना इसकी वैल्यू, तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ बी, ये दोनों वैल्यूज मैंने जानबूझ करके याद दी थी आपको। तो ये पूरा वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय डीबी बाई डी टी। ये भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 वोल्ट ही आएगा आंसर, राइट? ये चीज सही है, 3 वोल्ट का आंसर। यस सर। यस, ठीक, मतलब इस लूप में 3 वोल्ट का ईएमएफ है, जस्ट लाइक कि यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी थी। मतलब डेटा इसीलिए लिया है कि सेम डेटा यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने 3 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ था और यहाँ पर 3 वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ ला रहे हैं। और लेंज लॉ के हिसाब से उसकी जो डायरेक्शन बन रही होगी, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन या फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, तो क्योंकि डीवी बाई डी टी आपको पॉजिटिव दिया जा रहा है यहाँ पर प्लस में, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, यानी कि फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो और इनसाइड डायरेक्शन में फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। सो लेंज लॉ के हिसाब से हमको अपना थंब बाहर रखना होगा और फिंगर्स जब बंद करेंगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी वही आ रहा है जो कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन थी। मतलब दोनों सर्किट्स अब आइडेंटिकल हो गए। और वैल्यू ऑफ करंट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ 3 volt by the total resistance, which is again 0.1 ampere. इंटेंशनली ये काम किया गया है कि जो वैल्यूज यहाँ पर है एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पर भी लाई गई है, सिर्फ आपको ये कंपेयर करवाने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द चेंजिंग फ्लक्स। डिफरेंस को दिखाने के लिए ये दोनों सर्किट पैरेलल में दिए हैं। नाउ अब अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट एम और पॉइंट एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, यहाँ पर पॉइंट एम और यहाँ पर पॉइंट एन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। ये पोर्शन हटा दे या लिख सकते हो आप ये ईएमएफ वाला पोर्शन? यस 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 सर। ठीक है, तो अब आप नोटिस करें, अगर मुझे एम और एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो इस प्रॉब्लम के अंदर, वी एम माइनस वी एन, और एक बार मैं जाऊंगा वाया 20 ओम, क्या आंसर आएगा? और देन पोटेंशियल डिफरेंस एम और एन के बीच में जाएंगे और एक बार जाएंगे वाया 10 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर हम 20 ओम के रेजिस्टेंस की तरफ से जाए, एम से एन की तरफ 20 ओम वाले साइड से, तो अगेंस्ट करंट जा रहे हो आप, एम से एन मतलब अगेंस्ट करंट, सो माइनस साइन आएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 20 इंटू 0.1, दैट मीन्स की माइनस 2 वोल्ट। यहाँ पर सॉरी माइनस 2 वोल्ट। बट अगर हम एम और एन के बीच में इसे 10 ओम के साइड से चलते हैं, अब डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर दोनों आंसर आपके सेम आए थे, -2 और -2। यहाँ पर आप चेक करिए, अगर आप एम से एन की तरफ चलते हो वाया 10 ओम रेजिस्टेंस,
इस साइड से, तो करंट के डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है आपको, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय आई। अब यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, इस वाले सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, इस ब्रांच में कोई बैटरी नहीं है, तो सिंपली आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10, और वो भी पॉजिटिव आंसर +1। ये डिफरेंस आप नोटिस करो, यहाँ पर खतरनाक डिफरेंस हुआ है। बैटरी वाले सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी रास्ते से कैलकुलेट कर रहे थे, सेम आंसर था -2 और -2। बट इंड्यूस ईएमएफ वाले सर्किट में जहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फैराडेज लॉ लगा रहे हो आप, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से कोई करंट इंड्यूस हुई थी, उसमें सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रास्ते से अलग अलग वैल्यू है। एक साइड से वो -2 बन रहा है और एक साइड से जाने पर वो वैल्यू +1 बन रही है। दैट मींस मोटा मोटा कंफ्यूजन आप ये निकालोगे कि जो आपके डीसी सर्किट्स होंगे, जितने भी आपके बैटरी वाले सर्किट्स, जिनको हम डीसी सर्किट्स कहते हैं, इन ऑल डीसी सर्किट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ पॉइंट, in all the DC circuit the potential difference between the 2 points independent of the path, but in all circuits having induced EMF, और वो भी किसकी वजह से, in all circuits having induced EMF, वो भी किसकी वजह से, by the changing magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के कम और ज्यादा होने की वजह से जो EMF आया था, ऐसे सर्किट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दो पॉइंट्स के बीच में डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि वो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आप कौन से पाथ से कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इधर पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कहा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1 and 2 इज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1 and 2। और पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस कि ये इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा कि 1 और 2 के बीच में कौन सा पाथ चूज किया गया है, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन आ रहा है। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी फील्ड का इंटीग्रेशन, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी फील्ड या फोर्स का इंटीग्रेशन अगर पाथ पर डिपेंड कर जाए, वर्क एनर्जी पावर स्टेटमेंट को याद करूं, पाथ डिपेंडेंट जितने भी फोर्सेस होती है या उनकी जो फील्ड होती है, उनको आप नाम देते हो नॉन कंजर्वेटिव का। एंड दैट मींस कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेचर में नॉन कंजर्वेटिव, जबकि डीसी सर्किट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट होती हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मतलब एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पढ़ रहे हो आप, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पहले अब तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा गया उनसे डिफरेंट है। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव, जिसको हम नाम देने जा रहे हैं यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। और एक और पॉइंट आपको बताएं, सपोज दैट 1 कूलम, आप रिकॉल करिएगा, अगर मैं 1 कूलम का चार्ज पॉइंट M से लेकर के, मान लो 1 कूलम का चार्ज लेकर के और पॉइंट M से चलना स्टार्ट करूं और M से N तक जाऊं 1 कूलम चार्ज को लेकर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कहा गया था कि अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को ट्रेवल कराते हो तो एक वर्क होता है, दैट वर्क इज बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। कि कोई भी चार्ज अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल करेगा तो वर्क डन की वैल्यू Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। तो अगर 1 कूलम का चार्ज हम लोग मान लो अपनी पॉकेट में रख करके और पॉइंट M से पॉइंट N की तरफ जाए 10 ओम वाले साइड से, 10 ओम वाली साइड से 1 कूलम का चार्ज लेकर के N की तरफ है, तो इस रिजल्ट के हिसाब से, विच इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, 1 कूलम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस M और N के बीच में वाया 10 ओम +1, यानी कि जो वर्क किया होगा हम लोगों ने वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस साइड जाने पर +1 जूल का वर्क करेंगे।
प्लस 1 जूल। अब उसी 1 कूलम्ब चार्ज को वापस पॉइंट एन से पॉइंट एम की तरफ लेके जाओ, वापस पॉइंट एन से पॉइंट एम की तरफ लेकर के जाएगा, फिर से सेम चार्ज 1 कूलम्ब। तो अब जो वर्क करेंगे वो वर्क हो जाएगा चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप एन से एम की तरफ जा रहे हो, एन से एम की तरफ जा रहे हो वाया 20 ओम, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 वोल्ट होगा, बिकॉज एम से एन की तरफ आने पर -2 वोल्ट है, तो एन से वापस एम की तरफ जब जाएंगे वाया 20 ओम तो प्लस 2, मतलब यहां पर प्लस 2 जूल का वर्क करेंगे, यहां पर प्लस 1 जूल का वर्क करेंगे। यानी टोटल क्या हुआ कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज हम लोगों ने पॉइंट एम से लेकर के चलना स्टार्ट किया, 10 ओम वाले साइड से जाकर के एन पे गए और एन से वापस 20 ओम वाले साइड से होते हुए और फिर हम पॉइंट एम पर आ गए, मतलब बैक टू द सेम पॉइंट जहां पर थे। टोटल वर्क डन 0 नहीं हो रहा, टोटल वर्क डन +1 +2 यानी कि टोटल +3 जूल का वर्क किया जा रहा है, प्लस ऑफ 3 जूल। और यही कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच का डिफरेंस है कि अगर किसी भी क्लोज पाथ के लिए टोटल वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो कंजर्वेटिव है, बट अगर किसी क्लोज पाथ के लिए टोटल वर्क डन की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बन जाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मान सकते हैं। इसको जनरलाइज करना चाहोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ वाली सिचुएशंस में, इंड्यूस ईएमएफ वाली सिचुएशंस में अगर आप कोई चार्ज कैरी कर रहे हो और वो चार्ज पूरे सर्किट में ट्रेवल कर जाएगा, मतलब पूरे क्लोज पाथ में ट्रेवल कर जाएगा चार्ज, तो उसके लिए जो वर्क चाहिए होगा, अभी तो मेरा आंसर 3 आ रहा है, बट वो 3 इसलिए आ रहा है बिकॉज यहां पर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी 3 वोल्ट आई थी, इंड्यूस ईएमएफ वाज 3 वोल्ट। अच्छा पहले एक मिनट बताओ, यहां तक कोई कुछ डाउट क्वेरी है तो पहले पूछिए, वरना कंक्लूजन मोड पे जा रहे हैं सर। सर ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसको सर्किट में वर्चुअल बैटरी की तरह नहीं दिखाते? नहीं दिखा पाएंगे ना, दिक्कत वही आएगी, क्योंकि अगर आपने इसको वर्चुअल बैटरी दिखा दिया तो आपका दोनों तरफ से सेम आंसर नहीं आ जाएगा। यस, तो वो नहीं आता। यही ये प्रॉब्लम है एक्चुअली ना, इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल बगल बगल रख करके रखे ताकि आपको यहीं पर डिफरेंस समझ में आए इससे। ये जो स्पेशल न्यूमेरिकल्स है। हाँ जी सर, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का सर्किट में टर्मिनल वोल्टेजेस पर कोई असर नहीं होता? ना, नहीं, आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करो, लेकिन अगर मैंने उसको एक बैटरी के इक्विवेलेंटली दिखा दिया यहाँ पर, मतलब इंड्यूस ईएमएफ निकाल करके और जितना मेरा ईएमएफ आया उतने वोल्ट की एक बैटरी हाइपोथेटिकली मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, फिर तो ये प्रॉब्लम यही वाले हो गए, सेम प्रॉब्लम हो गए फिर तो। और अगर ये सेम प्रॉब्लम होता फिर तो मेरा आंसर दोनों साइड से -2 आ रहा होता। यस सर। मैं इसीलिए मैंने वैल्यू चेंज नहीं की है, मैंने वैल्यू सेम रखने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना था कि इंड्यूस ईएमएफ कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बैटरी नाउ। तो इंड्यूस ईएमएफ है क्या, फिर अगर उसको बैटरी से कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? तो आंसर ये हो रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अराउंड द सर्किट। पूरे सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन चाहिए होगा वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। और दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन माना जाएगा जब तक ये मेंशन ना कर दिया जाए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन से रास्ते से कैलकुलेट करना है, तब तक ये इनकम्प्लीट आंसर है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से मीनिंगलेस बात हो जाएगी, उसका कोई सेंस नहीं बनता अनटिल कि इसमें पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया हो। सिर्फ ये कह देना कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड पॉइंट एन,
इसका कोई आंसर नहीं आ सकता। या अगर न्यूमेरिकल के सेंस में हम बात करें तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो -2 आ सकता है या फिर +1 आ सकता है। सर इसमें अगर हम ये एरिया स्मॉल आर की जगह पूरे स्क्वायर का एरिया लेते तो वर्चुअल बैटरी लगा सकता था? तब नहीं, कभी नहीं लगेगा वो। देखिए टॉपिक जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इनमें ये काम नहीं होता। मोशनल ईएमएफ के टाइम पर आपसे कहा था, जहां पर मोशनल ईएमएफ थे, मतलब वायर्स मूव करते थे, ईएमएफ आता था, उनमें हमने कहा था कि उनको बैटरी मान सकते हो। और किसको, अच्छा एक और प्रॉब्लम ये भी तो है, मोशनल ईएमएफ में जो वायर मूव करता था उसको ही बैटरी मानते थे ना। यहां पर अगर मैं एक बैटरी से ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो बैटरी इस लूप के कौन से साइड पे दिखाओगे आप? 10 ओम वाली साइड पे दिखाओगे या 20 ओम वाली साइड पे दिखाओगे या फिर इन हॉरिजॉन्टल साइड्स पे दिखाओगे? बैटरी को इंसर्ट कहां करोगे, कौन से ब्रांच में? देखिए वो काम कर सकते हो, किसके लिए जानते हो? वो काम अगर आपको सिर्फ करंट निकालना है तो कर लो, करंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। करंट निकालने के लिए अगर आप बैटरी मानते हो चलेगा, बट उसके आगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में प्रॉब्लम है। ठीक है सर। और अभी मैं इसका एक और चैलेंज दिखा रहा हूं, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस न्यूमेरिकल में थोड़ी दिक्कत है। देखो एक और बात समझिएगा, पहली बात तो इसमें आपको क्लियर कर दे कि इंड्यूस ईएमएफ का जो आंसर होगा, इंड्यूस ईएमएफ इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है और पूछते भी है इसके ऊपर। टाइम के साथ अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी है फंक्शन ऑफ टाइम, और इसके अंदर हमने कोई क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज लिया और उस क्यू चार्ज को किसी भी रैंडम पाथ पर ट्रेवल कराया आपने। एक क्यू चार्ज को एक रैंडम पाथ पर मूव किया और यहां जो लूप बना, चार्ज क्यू के ट्रेजेक्ट्री, उसके ट्रेजेक्ट्री से जो लूप बन रहा है, एरिया इनसाइड द लूप, चार्ज क्यू की ट्रेजेक्ट्री से बनने वाले लूप के अंदर का एरिया कैपिटल ए है। तो कितना वर्क किया गया है इस प्रोसेस में? तो आंसर हुआ, चार्ज क्यू को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक क्लोज पाथ पर ले जाने का वर्क डन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ इनसाइड दिस लूप। और ईएमएफ इनसाइड दिस लूप का मैग्नीट्यूड निकाले अगर, तो वो होगा इसका एरिया इनटू dB by dt। ये इसका आंसर बनेगा। तो ये एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मेंस लेवल पर, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन और कंसेप्ट के ऊपर है। आपको बात समझ में आ गई मेरी, जो भी बोला मैंने आपसे, मतलब जो कंक्लूजन है वो ये है। यस सर। और इसमें हाँ राइट, और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री है उसके अंदर का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पार्शियल होती तो हम इसको चेंज करते, मतलब आप एरिया सिर्फ उतना ही रखोगे जितने एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है। हमने यहां पर माना है कि मैग्नेटिक फील्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर भी है, ट्रेजेक्ट्री के बाहर भी है। दैट मींस द टोटल एरिया इनसाइड ट्रेजेक्ट्री इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए टोटल एरिया यूज किया गया है। कोई डाउट में पूछो बच्चे आप लोग, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन लिया था उसमें जिस लूप में मैग्नेटिक फील्ड थी उसका अगर कोई रेजिस्टेंस हो तो? मैग्नेटिक फील्ड लूप में नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड का तो एक स्पेस था। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या देखो, तो उसमें देखिए ऐसा होता है ना। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो दिखाया देखो वो कैसे आएगा।
इमेजिन करें एक सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर, और उसके ऊपर वाइंडिंग्स, सिलेंडर के ऊपर वाइंडिंग्स। क्या स्ट्रक्चर बनता है यार एक सिलेंडर के ऊपर जब आप वाइंडिंग्स रखते हो? तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है पूरा ही? क्लोज सर्कुलर वाइंडिंग्स ऑन अ लॉन्ग सिलेंडर। तो बेसिकली इसको सोलेनॉइड का नाम दिया गया है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर इसमें कुछ करंट मान लो फ्लो करे, तो नेचुरल सी बात है आप सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिलेंडर की लेंथ के बिल्कुल पैरेलल जाती है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और हमने पहले भी एक बात कही थी कि आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर यानी कि आइडियल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके अंदर एडजस्ट करती है, बाहर एडजस्ट नहीं करती। आइडियल सोलेनॉइड्स अगर मानते हैं तो आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, इधर भी 0, इधर भी 0। सो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने सर्कुलर पोर्शन में होगी। और जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ये था, हमने क्या किया था उसमें, इमेजिन करिएगा इसके चारों तरफ हमने एक रेजिस्टेंस 10 ओम का और एक 20 ओम का रेजिस्टेंस लेकर के इसके चारों तरफ, सिलेंडर के चारों तरफ हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया है। एक रेक्टेंगल है जो सिलेंडर से बड़ा है, और ये सिलेंडर उस रेक्टेंगल के अंदर से जा रहा है। क्या कुछ क्लियर हुआ आपको ये चीज? यस सर, यस सर। जो प्रॉब्लम था, तो इस टाइप का सर्किट था वो। तो सिलेंडर का काम क्या था? मैग्नेटिक, सिलेंडर बेसिकली सोलेनॉइड था। तो इसमें जो करंट जाएगी और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर वो चीज बदल रही हो तो इसके मैग्नेटिक फील्ड बदलने से बाहर के इन दो रेजिस्टेंसेस में करंट आएगी, इंड्यूस करंट जिसको बोल रहे हो आप। इसी को हमने वहां पर सर्कल से रिप्रेजेंट करके दिखाया था आपको। ठीक है, ओके जी। अब तो अब आप स्ट्रक्चर ऐसे जान रखना, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि इसको फिगर को बनाने में टाइम बहुत लगता है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड ना इनसाइड अ सर्कल दिखाए तो आप समझ जाना कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक और क्वेश्चन ले जरा, उसको ट्राई करते हैं। सपोज ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी 6 ओम, 3 ओम और 5 ओम। ठीक है, तो 6 ओम, 3 ओम और यहाँ पर 5 ओम। और ना यहाँ पर, इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पर एक सोलेनॉइड है। आप ऐसे समझ सकते हो कि सोलेनॉइड बोर्ड के परपेंडिकुलर, जो सिलेंडर है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया है। और यहाँ पर भी एक सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में है और एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में, इनसाइड आउटसाइड। ऐसे करके, और इनके अपने अपने कुछ रेडियस होंगे। तो ये जो सर्किल है इसका रेडियस R1 है, और ये जो सर्किल है इसका रेडियस R2। और ये चीज रखा आपको कि दो ही मैग्नेटिक फील्ड्स के इंक्रीज करने का रेट सेम है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। B inside is same as the magnitude of B outside, let it be। और dB by dt की कुछ वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 100 टेस्ला पर सेकंड, कुछ वैल्यू होगी इसकी। रेडियस की भी वैल्यू है, रेडियस R1 जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और रेडियस R2 की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0.2 सेंटीमीटर है। मैं करूंगा सिंबल्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में करेंगे नहीं लोग, बट
लॉजिक समझाने के लिए ले रहे हैं। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको भी मैं ना सिंबॉलिकली R1 से डिनोट करेंगे, सिंबॉलिकली इसको R2 लिखेंगे, बिकॉज कैलकुलेशन टाइम बचाना चाह रहे हैं, और इसमें R3। अब आप बताओ क्या करंट्स कैसे निकालोगे आप इसमें, R1 R2 R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा हो। सर पहले वाले लूप का हम लोग इवन निकाल लेंगे, जो ईएमएफ होगा, ऐसे ही दूसरे वाले का निकाल लेंगे और फिर बैटरीज मान के कर लेंगे। बैटरी नहीं मानना, ये तो समझाया पीछे भी आपको। सर मतलब सिर्फ करंट निकालने के लिए, अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा गया है। ओके, तो अगर हम बैटरी मानेंगे तो बैटरी को इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, मतलब इस लूप के कौन से साइड में बैटरी इंसर्ट करेंगे, बिकॉज 5 ओम रेजिस्टेंस दोनों लूप में कॉमन है। हमारी प्रॉब्लम समझिए क्या है, प्रॉब्लम जो है वो ये, ठीक है वो बिल्कुल सही बात है कि हमने यहाँ पर ईएमएफ निकाल करके एक बैटरी मान ली और यहाँ पर ईएमएफ निकाल करके एक बैटरी मान ली, तो अगर मेरा मन करेगा तो मैं दोनों बैटरी को यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये साइड दोनों लूप की कॉमन साइड है। और मैं चाहूं तो इसकी बैटरी को 6 ओम वाले साइड में इंसर्ट कर दे और इसके बैटरी को 5 ओम वाले साइड में इंसर्ट कर दे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। यस सर। भाई अगर दोनों बैटरी यहाँ इंसर्ट करेंगे तो ये अलग न्यूमेरिकल बन गया, और एक बैटरी 6 ओम में और एक बैटरी 5 ओम में इंसर्ट करेंगे तो वो एक अलग प्रॉब्लम होगा, या एक बैटरी को 5 ओम में एक को 5 ओम में, मतलब अलग अलग न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, प्रॉब्लम ये हो जाएगा। तो हम कहां पर बैटरी इंसर्ट करें ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, या तो इसकी क्लैरिटी हो हमें तो हम कर सकते हैं वो काम। बात मेरी समझ में आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? यस सर। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। पहली चीज, लेंज लॉ से, लेंज लॉ के हिसाब से यहाँ पर करंट कैसा इंड्यूस होगा ये बताएं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस लेफ्ट पोर्शन अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड इंक्रीजिंग, पॉजिटिव रेट आ रहा है उसका, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट रन करेंगे I1 के फॉर्म से। अब आप सेकेंड लूप में आओ। सेकेंड लूप में कैसा करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड लेंज लॉ। ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी इंक्रीज कर रहा है क्लॉकवाइज। तो सेकेंड लूप में हम क्लॉकवाइज करंट I2 दिखाएं, और इसको इसमें भी दिखाएंगे बिकॉज ये कॉमन साइड है, तो I2 इसमें भी जाएगा। एंड दैट मीन्स कि टोटल करंट जो इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा होगा ना, टोटल करंट इन दिस कॉमन रेजिस्टेंस विल बी बेसिकली I1 प्लस I2। यहां तक बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। करंट फ्लो करने का मतलब, करंट फ्लो करने का मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर फ्लो कर रहा है। फ्लो, करंट का फ्लो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो कर रहा होगा। तो अब एक काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्या करने जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में आप किरचॉफ रूल लगाने जा रहे हो, करेंगे तो किरचॉफ रूल के थ्रू ही, बट कैसे करेंगे, हम लोग करंट की डायरेक्शन में चलते हैं। और करंट की डायरेक्शन में अगर चले, देखिएगा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नीचे की तरफ आए, I1 R1 का एक पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में, फिर इधर गए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, फिर ऊपर चले गए, तो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 मीन्स R2, और ये सर्किट कंप्लीट कर दिया, क्लोज लूप आ गया आपका।
क्लोज लूप आ गया, बट किरचॉफ के रूल में एक आ गया था कि क्लोज लूप करने पर आपका इधर 0 आना चाहिए था किरचॉफ रूल में, बट यहां पर फैराडे ने उसको क्लियर कर दिया कि ये 0 नहीं आएगी, ये यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो चीज आएगी वो आएगी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, और इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी इस सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू वो लिखी जाएगी डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, और डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर एरिया चाहिए होगा, और एरिया सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन का रखेंगे, तो पाई R1 स्क्वायर एरिया और डी बाई डी टी ऑफ बी इनसाइड या फिर बी आउटसाइड सेम ही है, डी बी बाई डी टी दोनों का सेम है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकंड इक्वेशन जब बनाओ, साइन कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपका आंसर तभी सही आएगा जब आप लूप इक्वेशन को बनाते वक्त करंट की डायरेक्शन में ही अपना चलना स्टार्ट करें, जिस तरफ करंट है उसी तरफ चले। यहां पर चलते हैं अगर करंट की डायरेक्शन में, तो नो पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे गए पोटेंशियल डिफरेंस इज I2 मल्टीप्लाइड बाय R3, पॉजिटिव में लेफ्ट साइड गए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अगेन ऊपर जा रहे I1 प्लस I2 इंटू 5 विच इज R2 इक्वल टू इस वाले सर्किट का इंड्यूस ईएमएफ, इस वाले लूप का इंड्यूस ईएमएफ, और इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए पाई R2 स्क्वायर इंटू डीबी बाय dt। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हैं अदरवाइज प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज सेंटीमीटर्स में है और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। तो ये इक्वेशन कौन सा लॉ है, मतलब ये नेट फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस d5 बाय dt। ये जो I इंटू आर करते हो ना, बेसिकली आप ईएमएफ ही कैलकुलेट कर रहे हो। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल किया था, देखो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था यहाँ पर कि दो रेजिस्टेंस लगाए थे और बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड दिया था आपको यहाँ पर, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन। तो हमने उसमें देखो क्या किया था, अगर आप ध्यान से समझो, हमने कोई पॉइंट M ले लिया, कोई N ले लिया, हम लोग M से N की तरफ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिला था, M से N जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो आई थी +1 थी, और N से M जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू -2 नहीं +2 था, +2 और यही चीज तो ईएमएफ के बराबर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ आया था कि नहीं आया था ये? यस सर, ये तो यही लॉ यहाँ लगा रहे, जो पिछला एग्जांपल था वही लॉ यहाँ यूज किया मैंने, कि अगर हम पूरे सर्किट को कवर करेंगे तो जो भी आपके रेजिस्टेंसेस हैं उनके जो पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे आपको, उनका समेशन इंड्यूस ईएमएफ के बराबर रखना होगा। प्रीवियस एग्जांपल से देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो एक सिंगल लूप था, ये डबल लूप हो गया। ये सर समझ। ठीक है, बाकी लोग को ये समझ में आया कि इक्वेशन जो पिछले वाली है इसको समझोगे तो आप ये समझ पाओगे। यहाँ जो लिखा है और पिछला एग्जांपल वो बिकॉज सिंगल लूप था, इसके लिए मैं पूछ रहा था कि इसमें अगर डाउट है तो बताएं आप लोग, बिकॉज यही बेस है, ये समझ आएगा तो ये भी समझ जाओगे कि ये क्या लिखा गया है यहाँ पर। बच्चा लोग बता दें। यस यस सर। सर यस सर। हाँ, वेट कर रहे हैं, आराम से देख के बताओ क्योंकि डिफिकल्ट पोर्शन में है तो।
ठीक है जी। अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं प्रॉब्लम, और बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं इसका। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म है, मतलब एक अच्छे खासे स्पेस में है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा स्पेस में यूनिफॉर्म, और इसका dB by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस k, वेयर k इज अ कांस्टेंट वैल्यू, k इज अ पॉजिटिव, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस स्मॉल r है और रेजिस्टेंस कैपिटल R। रेजिस्टेंस इज कैपिटल R, और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं m और n। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट एंड इन विच डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ यूनिफॉर्म प्रेजेंट एवरीवेयर, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर, यूनिफॉर्म आउटसाइड, dB by dt की वैल्यू माइनस k, लूप का रेडियस स्मॉल r, रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड करंट कितना और किधर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस की वजह से वो डिक्रीज हो रहा है, लेंज लॉ फॉलो करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और कितना, तो सीधा सा आंसर है, बहुत क्लियर आंसर है कि अगर हम इस करंट के साथ साथ चलेंगे तो I मल्टीप्लाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ, I into total resistance should be EMF, which is area into dB by dt। यहां पर dB by dt का मैग्नीट्यूड रखेंगे आप, माइनस के नहीं रखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम करंट का डायरेक्शन लेंज लॉ से दिखा चुके हैं। तो यहां पर dB by dt की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट की जाएगी, which means कि I into R equals to pi small r square multiplied by k, because मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकाला जा रहा है और मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं आ सकता, राइट। ये चीज यस सर। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट M और पॉइंट N में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है। पॉइंट M और पॉइंट N, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। पॉइंट M का पोटेंशियल ज्यादा है या फिर पॉइंट N का पोटेंशियल ज्यादा है। रैम, देखो फिर वह प्रॉब्लम आएगी, ये आप बता ही नहीं सकते हो, बिकॉज अभी हमने जो एक एग्जांपल करवाया था आपको 10 ओम 20 ओम वाला, वो एग्जांपल ही बहुत है, उस एग्जांपल में सारे कंसेप्ट्स हैं। उसमें जब आपने Vm माइनस Vn निकाला था तो एक साइड से वो नेगेटिव आ रहा था, एक साइड से पॉजिटिव आ रहा था, एंड सेम यहां पर भी होगा। Vm माइनस Vn देखिएगा, अगर हम लेफ्ट साइड से चलते, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो M से N अगर आप लेफ्ट साइड से चलते हो, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेफ्ट साइड से चलने पर हमको Vm माइनस Vn पॉजिटिव आएगा, इस साइड से जाएंगे तो। लेकिन अगर हम M से N राइट साइड से चले अगेन, तो इधर वाले साइड से Vm माइनस Vn नेगेटिव आएगा। क्या बोला जाए, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है। आंसर क्लियर है, बता ही नहीं पाओगे आप कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, बिकॉज एक साइड से पॉजिटिव एक साइड से नेगेटिव, बिकॉज पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफाइन होता है, और ये रीजन भी कह सकते हो कि व्हाई द पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैसे डिफाइन करोगे, एक तरफ से कुछ और आंसर, एक तरफ से कुछ और आंसर। सो क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, आंसर इज there is no meaning of potential, there is no meaning of potential for this problem।
नाउ एक और प्रॉब्लम यहाँ पर, ओम्स लॉ। आप देखो लॉज, मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चैप्टर्स में ना, जितना आप लॉ पर फोकस करेंगे, फैराडेज लॉ, एम्पियर लॉ, ओम्स लॉ, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ओम्स लॉ ये कहता है कि उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, एक तो मैक्रोस्कोपिक है विच सिंपली V इक्वल्स टू IR, बट इसी का एक माइक्रो वाला फॉर्म जो है विच सेज दैट करंट डेंसिटी J इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी ओम्स लॉ ही है, करंट डेंसिटी बराबर J इक्वल्स टू सिग्मा U। तो दैट मीन्स कि अगर इस लूप के अंदर कुछ करंट फ्लो हो रही है, इस मेटालिक लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा, तो देयर मस्ट बी सम करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी होगा तो देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। और ओम्स लॉ का ये जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो सिंपली ये कहता है कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शंस में होने चाहिए। जो डायरेक्शन करंट डेंसिटी का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगी। मतलब अ करंट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पॉसिबल, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्लियरली कह रहा है वी कैन नॉट हैव करंट इन अ लूप विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉसिबल ही नहीं है, मेटल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब वो करंट चाहे डीसी बैटरी से आया हो, चाहे वो इंड्यूस ईएमएफ से आया हो, उससे मतलब नहीं है। करंट फ्लो कर रहा है, चाहे आप यहां पर एक नॉर्मल बैटरी यूज कर रहे हो, चाहे फ्लक्स चेंज कर रहे हो, रीजन ऑफ करंट कोई भी हो, वजह कोई भी हो करंट के फ्लो करने की, बट अगर करंट है तो करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंडेटरी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट नहीं जा सकते। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। एंड दैट मीन्स कि इस केस में इस सर्किल के, इसी सर्किल के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी होंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फ्लो कर रहा होगा, और ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट whenever magnetic field changes with time, it is a function of time, there must be some electric field produced by that magnetic field, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। magnetic field changing with time creates electric field, and it is because of that electric field there is current in the circuit. बिकॉज ओम्स का सीधा क्वेश्चन ये है, ओम्स लॉ का सीधा क्वेश्चन ये है कि करंट कैसे आएगा जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हो। दैट मीन्स कि फर्स्ट देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन ओनली वी कैन हैव करंट। उल्टा ना समझो आप, करंट फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ करंट इन द सर्किट। तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं आसपास, नियर बाय में कोई हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो है नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे। और यही मैक्सवेल का लॉ था दैट मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस विद टाइम दैट विल ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप डिस्प्लेसमेंट करंट के टॉपिक में पढ़ते हो। डिस्प्लेसमेंट करंट उसी को डील करता है, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और ये टॉपिक फैराडेज लॉ डील करता है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द फ्री स्पेस, जहां पर कोई मीडियम नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई करंट नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो चार्ज और करंट तो हो नहीं सकते, ये खुद एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब इस एग्जांपल से मैं फिर रिपीट कर दूं, कुछ लोग बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं।
आपको ये बात समझनी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% प्रेजेंट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से करंट फ्लो कर जाएगा। मतलब ये अगर हम ये मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर स्पेस में है, दैट मींस कि सोलेनॉइड का एग्जांपल ले लें, सो दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड सपोज दैट इनसाइड है, और अगर हम सोलेनॉइड का फॉर्मूला जानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है बी को निकालने के लिए। फिलहाल मैं बी को डायरेक्टली यूज करूंगा। ये मान के चल रहा है कि जो सोलेनॉइड है उसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है, और ये चीज भी आप पढ़ोगे एलआर सर्किट्स में। एलआर सर्किट्स में करंट फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो जब करंट फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम आएगी। सो अल्टीमेटली वी आर कंसीडरिंग बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। और सोलेनॉइड है तो आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसकी, क्रॉस सेक्शन के बाहर जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और कोई लूप भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सोलेनॉइड है, ओनली सोलेनॉइड विथ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम, अंदर कोई लूप नहीं है। क्वेश्चन है क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी? सोलेनॉइड के अंदर कोई लूप नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही हो गया, आपसे कहा जाए कि एक प्लस क्यू चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, क्या इनके बीच फोर्स होगा? आंसर है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से बिल्कुल लगेगा, Q1 Q2 के बीच में फोर्स लगेगी, और फोर्स को आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसको हम अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज Q2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, Q इंटू E भी लिख सकते हैं। और उस समय भी आपसे कहा गया था डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर में, जो ये फोर्स लगा ये कॉन्सिक्वेंस किस चीज का था? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q2। हमने उस समय भी कहा था कि चार्जेस फोर्स नहीं लगाते, चार्जेस अपने सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी वजह से हम Q2 पर फोर्स दिखाते हैं Q मल्टीप्लाइड बाय E करके। तो आप सिंपली समझा, अगर Q2 नहीं है, मान लीजिए आपके पास आसपास में कोई Q2 नहीं है, तो क्या Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना बंद कर देगा क्या? क्या Q1 से अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी? क्या आपको क्या लग रहा है भाई? Q1 अगर सिर्फ Q1 है, आसपास दूसरा कोई चार्ज नहीं है, तो कूलम्ब लॉ के हिसाब से फोर्स तो नहीं लगेगी, बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी यहाँ पर आसपास में? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को दीजिए, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, चार्ज का नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। जैसे ही आप कोई दूसरा चार्ज लाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। मतलब दो चार्जेस की जरूरत फोर्स के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है। सिंगल चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसे ही यहां पर कह रहा हूं आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, और वो एग्जैक्टली लेंज लॉ से ही आएगा। सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते बढ़ रही है यहां पर, तो लेंज लॉ फॉलो करिए, क्रॉस है, इंक्रीज कर रहा है, लेंज लॉ के हिसाब से थंब बाहर। हम क्या कह रहे हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, पहले से ही है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर,
बट करंट कोई नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, करंट कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, बिकॉज अंदर कोई मेटालिक लूप नहीं है, कोई लूप नहीं है जिसके अंदर करंट जाए। बिकॉज ओम्स लॉ का कहना ये होता है कि करंट डेंसिटी J बराबर सिग्मा इंटू E। आप इमेजिन करो कि सोलेनोइड के अंदर एयर है, इनसाइड सोलेनोइड एयर, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, परफेक्ट इंसुलेटर जिसकी कंडक्टिविटी 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, बट सिग्मा इज 0 एंड देयरफॉर करंट डेंसिटी इज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, अंदर आप लूप रखते हो या नहीं रखते हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा आपको। लूप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसीक्वेंस ये होगा कि उसके अंदर एक करंट फ्लो कर जाएगी। और कौन क्रिएट कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को? कौन क्रिएट कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को? यहां पर तो इट इज क्रिएटेड बाय, अगर पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है यहां पर, तो क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विच इज फंक्शन ऑफ टाइम t। दैट मींस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, इज इट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? तो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक ये डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि दिस इज ए नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कंजर्वेटिव रहा होता तो इसके पिछले एग्जांपल में हमने ये बता दिया होता कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। और तीसरा जो बिगेस्ट डिफरेंस दिख रहा है आपको यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी भी आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लोज सर्किट के फॉर्म में नहीं दिखाया गया, कभी भी क्लोज पाथ नहीं दिखाया गया। हमेशा ये कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म होता है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो एक सर्कल के फॉर्म में दिखाई जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज तक कभी नहीं पता है कि आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सर्कल भी बन सकती है कभी। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इसको हमने नाम बाय नेम डिफरेंशिएट कर दिया है और इसको नाम दे दिया गया है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम अलग कर दिया और चार्जेस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको नाम दिया जाता है स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे सामने। सर मतलब अब एक मिनट बच्चा बस कंक्लूजन कर दे, आप डाउट लिख लो अपना। मतलब अब मेरा कहने का मतलब यह है कि नाउ इस नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड दो होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बट तब जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो। दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी जा रही है आपसे। पहले वाले तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से आ रही थी वो कंजर्वेटिव थी, उसके अंदर पोटेंशियल पढ़ा गया था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा गया था। दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रही है, नॉन कंजर्वेटिव, पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते इसके अंदर। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस कि ये एक क्लोज लूप के पास में है, जबकि यहां पर कभी भी क्लोज लूप नहीं बन सकते। पूछिए अब क्या पूछे थे। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी? नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टच नहीं कॉन्सेंट्रिक करेंगे। सर्कल्स। हाँ हम लोग को कैसे पता चला कि क्लोज लूप ही फॉर्म होगा? नहीं, सोलेनोइड के केस में होगा। बट देखिए क्लोज लूप सोलेनोइड के केस में आपको दिखाया गया बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सिमेट्री दिखा रहे हैं आपको। देखिए सोलेनोइड एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है एंड सिलेंडर इज अ परफेक्ट सिमेट्रिकल बॉडी अराउंड द एक्सिस। सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट परफेक्टली सिमेट्रिकल बॉडी है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो सेंटर पे होगा। मान लीजिए सिलेंडर की एक्सिस एक लाइन होगी जो ऐसे जा रही होगी, तो उस लाइन के अराउंड यहां पर
सिमेट्री की वजह से सारे आंसर एक होने चाहिए और इनसाइड सिलेंडर सिमेट्री की वजह से सर्किल ही एक पॉसिबल लाइन दिख रही है आपको और कोई लाइन सिमेट्रिकल नहीं बना सकते आप। अगर हम सर्किल के अलावा कुछ और लाइन ड्रॉ कर दें तो फिर मेरे पास ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा ये बताने के लिए कि इधर और इधर में डिफरेंस क्यों आ रहा है। हम कैसे उसको मतलब किस आर्ग्यूमेंट से बता पाएंगे। ठीक है, और क्या डाउट है? सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को J इक्वल्स टू सिग्मा इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखिए पहले बात आप समझो, ये देखो फेरेडेस तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि करंट इंड्यूस होगा। अब फेरेडे के पीछे पड़ गया मैक्सवेल। फेरेडे ने ये जहां ये बोला नहीं कि चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, मैक्सवेल उनके पीछे पड़ गए और मैक्सवेल ने ओम्स लॉ की हेल्प ली कि करंट तो तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पहले से हो। और तब उनको दिमाग में आइडिया लगा कि इसका मतलब हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और इसी आइडिया से फिर उन्होंने ये भी जज कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आती होगी। और इन दोनों आइडिया के बेसिस पर उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आई कि इस तरीके से होता है सब कुछ। मतलब वो तो स्टोरीज हैं जिस तरीके से डेवलप हुआ है सब कुछ। तो अब जो आपने पूछा था ये भी पॉइंट आपको नोट करने वाला है। सिलेंडर के केस में यानी कि सोलेनॉइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर्कल्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी होगा। इसमें भले बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। सर सर अगर अंदर एक मेटालिक शीट रख दे तो भी ये करंट इसी उसमें फ्लो होगा सर्कल में? नहीं 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 ना, ना। फिर ये गलत बात हो गई। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का एक बड़ा स्पेशल केस लिया हुआ है सोलेनॉइड, जो कि एक सिलेंड्रिकल फिगर है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर है, ये एक स्पेशल बात है। और सिलेंडर क्योंकि चारों तरफ राउंडेड होता है और एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को सर्किल कहा है। ये पहला बात, फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर ना हो करके किसी क्यूब के अंदर हो, हेक्सागोनल पिरामिड के अंदर हो, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सर्किल ना बने और हो सकता है वो क्लोज लूप भी ना बने। ये जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो अभी इस टाइम पर, देखिए अगर हम ये कह दें कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर जिसमें करंट आई है और वो आई फंक्शन ऑफ टाइम है। हमको पता है कि इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो μ0I डिवाइडेड बाय 2πr होता है। ऑब्वियसली अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बट क्योंकि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ सिलेंडर के अंदर कन्फाइंड नहीं होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइंड कर दिया गया है इनसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड सिलेंडर जीरो। ऐसी कोई चीज तो यहां पर होगी नहीं, मतलब यहां कोई सिमेट्री तो बन नहीं रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। ये हमेशा होगा, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड ने प्रोड्यूस की हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर ने प्रोड्यूस की।
अगर वो बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये एक फैक्ट है। बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कौन है, सोलेनॉइड है या फिर लॉन्ग वायर है। और इसमें कोई नई बात थोड़ी है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसका चार्ज कौन था? क्या जिस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉजिटिव चार्ज के लिए दिखाई जाती है रेडियल, क्या वैसे ही आप डायपोल्स में भी दिखाते हो? क्या सेम लाइन यहां दिखाएंगे, या वैसे ही लाइन आप इनफाइनाइट शीट के लिए दिखाओगे, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज? क्या इन सबकी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है? ऑब्वियसली आंसर अलग अलग है, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम्स अलग है। तो क्योंकि ये सब चार्जेस हैं, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो दे ऑल विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट इन अ डिफरेंट वे। So just like a charge produces electric field, I am saying that magnetic field which changes with the time will produce electric field. But different type of charges produces a different type of electric fields. Same way, different type of magnetic fields produces different type of electric field. In a special case, when the magnetic field is inside a cylinder, which is solenoid, only then electric field will be a circle. अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। डिफरेंस ठीक, यस। राइट, देख लो आराम से। ओके, देन अब पॉइंट ये उठता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां अंदर लूप रखा हो या न रखा हो फर्क नहीं पड़ता आपको। ये वैसे ही है कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चाहे यहां पर आप टेस्ट चार्ज लाओ या ना लाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। जैसे ही हम कोई लूप लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसीक्वेंस होगा करंट इन द लूप। ये बात भी समझ में आ गई आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के लिए लूप का प्रेजेंस जरूरी नहीं है हमारे पास। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर तो डिपेंड नहीं कर रहा कि यहां पर लूप लाओगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस्ड है, पहले से ही प्रोड्यूस्ड है। सर आगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। वो निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं बार बार रिपीट करूंगा, हम लोग का सिलेबस सिर्फ सोलेनॉइड तक है, ओनली सोलेनॉइड, इसके अलावा कोई केस है नहीं हमारे सिलेबस में। वो सब हायर फिजिक्स में पढ़ना होता है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ सोलेनॉइड पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछा जाता है, मैग्नेटिज्म में सिर्फ सोलेनॉइड पूछा जाएगा आपको। तो एक सोलेनॉइड मान लेते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड इसका बी से डिनोट कर दे रहे हैं क्रॉस डायरेक्शन में, एंड बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, व्हिच मींस कि करंट इन द सोलेनॉइड इज फंक्शन ऑफ टाइम। करंट सोलेनॉइड का टाइम का फंक्शन होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम रहा होगा। और अब आपसे कहा जा रहा है इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, जहां पर कि मुझे पता है, जहां पर ये पहले से पता है कि सिमेट्री की वजह से एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन लेंज लॉ से निकाली जाएगी। सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर है, अब ये बात आप याद रखेंगे, सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर, ये याद रख लीजिए, डायरेक्शन लेंज लॉ से।
तो लेंज लॉ कब लगेगा? जब आपको ये मालूम चल जाए कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो फिलहाल हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो फिर लेंज लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी, दोनों जगह। आउटसाइड भी एक सर्किल बनेगा, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी लेंज लॉ के हिसाब से। हाँ, दोनों की इंटेंसिटी का फर्क होगा, ई इनसाइड और ई आउटसाइड डिफरेंट है। और इनको निकालने के लिए हम लॉजिक कौन सा लगाने जा रहे हैं वो सुनिएगा। अगर मैं इमेजिन करूं, अगर मैं ये इमेजिन कर लूं कि 1 कूलम्ब का चार्ज, 1 कूलम्ब का चार्ज इसी पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, 1 कूलम्ब का चार्ज इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ये इमेजिन कर रहे हैं हाइपोथेटिकली कि 1 कूलम्ब चार्ज इज मूविंग ऑन दिस ट्रेजेक्टरी। मतलब जो ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस होने के बावजूद भी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी एक कॉमन चीज ये है कि दोनों की वजह से जो फोर्स का फॉर्मूला है वो सेम। ये एक कॉमन बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे स्टेशनरी चार्ज की वजह से आई हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से आई हो, उन दोनों का कंसीक्वेंस फोर्स के हिसाब से एक ही आएगा, F बराबर Q इंटू E, दोनों के लिए। तो अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि 1 कूलम्ब की चार्ज और उसकी ट्रेजेक्टरी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोइंसाइड कर रही है, तो फोर्स और ट्रेजेक्टरी कोइंसाइड कर जाएंगे, बिकॉज फोर्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज का मोशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, यानी फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और ध्यान दीजिएगा, भले ही डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है लेकिन वर्क डन 0 नहीं आएगी, बिकॉज ये नॉन कंजर्वेटिव। भले ही वो चार्ज वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहां से चला था, एंड बावजूद उसके वर्क डन 0 नहीं हो सकता। वर्क कितना आएगा? अगर वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क आएगा, चार्ज 1 है, 1 कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स। और 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है फोर्स के पैरेलल, फोर्स पैरेलल में 2 पाई आर का डिस्टेंस, तो ये वर्क डन। और अभी आज के ही लेक्चर में आपसे कहा है कि जब भी आप 1 कूलम्ब का चार्ज किसी क्लोज पाथ पे लेके जाओगे तो दैट वर्क डन इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड ईएमएफ फैराडेज लॉ के हिसाब से पाई आर स्क्वायर डीबी बाई dt। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज R/2 मल्टीप्लाइड बाई dB अपॉन dt। ये इसका आंसर है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सेम प्रोसेस, आपको फिर यहां पर मानना पड़ेगा कि 1 कूलम्ब का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चल रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज ट्रेवलिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए, मूविंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वर्क डन, 1 कूलम्ब into E into 2 pi r should be equal to the EMF। बट यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी, EMF निकालने के लिए जो एरिया कंसिडर होगा, अब आप ये पूरा एरिया कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कंप्लीट एरिया। सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सो जो एरिया कंसिडर करेंगे वो सिर्फ सोलेनॉइड की बाउंड्री तक, यहां तक, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर हम सोलेनॉइड का रेडियस कैपिटल आर रख लें, और इनटू डीबी बाई डी।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है कैपिटल आर, पाई पाई सब कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल आर बाई 2 स्मॉल आर डीबी अपॉन डीटी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स निकाले गए हैं। तो ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, सोलेनोइड के आउटसाइड, और ये सोलेनोइड के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है तब जब सोलेनोइड का करंट बदल रहा होगा, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा। ये 1 कूलम वाला कंसेप्ट पकड़ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं पकड़ पा रहे हो? क्योंकि थोड़ा सा आपके यस और नो से ही मालूम चलता है कि हम लोग सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। ये जो 1 कूलम का कंसेप्ट बार बार लेके आ रहा हूँ कि 1 कूलम का चार्ज अगर आप पूरे सर्किट में मतलब किसी क्लोज पाथ पर लेके जाओगे तो उस वर्क डन को ही ईएमएफ का नाम दिया गया है। और ये हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल के थ्रू ये समझाया था, जो 10 ओम 20 ओम का रेजिस्टेंस एग्जांपल था। सर ये वही है ना कि ईएमएफ की जो डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सेम चीज सर फॉलो हो रही है। हाँ सर वो क्लोज लूप सर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर और अंदर से कहीं पे भी हो सकता है। हाँ कहीं भी हो सकता है, बिकॉज फ्लक्स तो उससे भी जाएगा ना यार। अगर हमारा क्लोज लूप बाहर है तो Yes, sir. ऑल द एरिया विच इज इनसाइड द लूप देयर इज सम पार्ट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो फ्लक्स तो वहां भी बदल रहा है, ओके सर। राइट? सर क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए फील्ड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो फील्ड्स जो होती हैं वो चार्जेस और वायर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं फोर्सेस के फॉर्म में। नहीं सर, जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसी का मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करती है तो वो डिविएट कुछ होगी कि नहीं होगी? बच्चा एक बार फिर से रिपीट करना, वॉइस ब्रेक कर गई। सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, तो वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड या वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करती है तो डिविएट होगी वो आपस के इंटरेक्शन से? नहीं प्लेन परपेंडिकुलर होता है। नहीं होगी, नहीं वो फील्ड डेविएट नहीं होती, पार्टिकल्स डेविएट होते हैं। फील्ड नहीं डेविएट होगी बच्चा, पॉइंट सही है आपका। सर आपका जो पॉज हो गया था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड डेविएट कभी नहीं करती है, किसी मीडियम से पास होने पर फील्ड डेविएट नहीं होती है ना। पार्टिकल्स है अगर तो उनको आप कह सकते हो कि डेविएट होती है। ओके सर। बच्चा ये दो रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड एंड आउटसाइड द सोलेनोइड, स्मॉल r बाई 2 dB बाई टी और यहाँ पर कैपिटल R बाई 2 स्मॉल r dB बाई dt। और इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे ना तो ग्राफिकली कुछ ऐसा आता है। ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, स्मॉल r और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम ग्राफ ले जीरो से लेकर के एंटिल कैपिटल R तक, तो ये स्मॉल e प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड देन उसके बाद e प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल r हाइपरबोलिक ग्राफ, यानी कि मैक्सिमम फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सोलेनोइड के सरकमफ्रेंस पर, मैक्सिमम फील्ड। अब आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, डायग्राम परफेक्ट नहीं दिखाई है। आप ऐसे मान लीजिए सोलेनोइड है कुछ और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और एक और सोलेनोइड दिखा रहे हैं आपको, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है। पहले वाले केस में जो करंट आई है वो कांस्टेंट है, सोलेनोइड के अंदर कांस्टेंट करंट जा रहा है।
दूसरे वाले केस में सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो कुछ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी है, मतलब टाइम के साथ सोलेनॉइड की करंट बढ़ रही है। और तीसरा केस आप ले सकते हो जिसमें करंट डिक्रीज हो रहा हो। फर्स्ट केस, इसमें कौन कौन सी फील्ड प्रेजेंट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन कौन सी फील्ड यहां पर होगी, कौन सी फील्ड नहीं होगी। और हमने थोड़ा सा जानबूझ करके एक काम किया है, वायर्स को ना थोड़ा सा मोटा दिखाया है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, ऐसे आपको समझो। तो बिकॉज करंट है और जिस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है उस हिसाब से अगर हम अपने फिंगर्स बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट होगी ही होगी। दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड है। यहां भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और पैरेलल लाइन इसलिए दिखाया गया है कि आइडियल सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसलिए पैरेलल दिखा रहे हैं। आउटसाइड में 0 होता है तो आउटसाइड कुछ दिखाएंगे नहीं, अप्रोक्सीमेशन लेके चला जा रहा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पर होगा और कितना कितना होगा, ये क्वेश्चन। और अब ये सिर्फ आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, नॉलेज कितनी साउंड है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट, फर्स्ट केस में करंट कांस्टेंट है एंड दैट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 होगा। सोलेनॉइड के कोर में, कोर ऑफ सोलेनॉइड, इनसाइड द कोर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कोर का मतलब होता है उसका सिलेंडर। बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड वायर्स में होगी, वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि करंट है वहां पर। मतलब जो वायर है, अगर कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, तो वायर का जो मटेरियल होगा उस वायर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट वायर के बाहर जहां पर एयर है वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है यहां पर। दूसरे वाले केस में वायर्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर्स में तो होना ही होना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बट अब की बार जो सोलेनॉइड का कोर है, मतलब कि ये एयर यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? बिकॉज करंट टाइम के साथ जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, तो वो इस अंदर वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इवन आउटर स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सोलेनॉइड की कोर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं होगा कि सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वायर्स के अंदर भी और वायर्स के बाहर भी। वायर्स के अंदर तो करंट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, और वायर्स के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, उसको चेंज हो रहा है तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सके, इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहां नहीं है। ठीक है, बोले भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके।
सर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वायर के अंदर कुछ चेंज करेगी, वायर के अंदर नहीं। तो कोई असर नहीं। देखो बच्चा, ये आंसर्स ना हम लोग अभी इस लेवल पर बहुत मुश्किल है कह पाना कि करेगी कि नहीं करेगी, बिकॉज उसका कुछ तो असर वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस, तो असर तो आएगा उसका। बट हम लोग उसको फिलहाल अभी उस पोजीशन में नहीं है कि उसके असर को देख पाए। ठीक है, एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नॉलेज के ऊपर, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉलेज। अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बी, और ये सोलेनोइड का ही डायग्राम है। ये बी चेंजिंग विथ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे, विच इज लेस देन द कैपिटल आर, उसके रेडियस से छोटा है। और यहां पर कोई एक चार्ज है, एक मान लें पॉजिटिव चार्ज Q, और उसको रेस्ट से स्टार्ट किया, रिलीज्ड एट रेस्ट। तो will it remain at rest or it will start moving? Question ये, will the charge particle remain at rest or it will start moving? लॉरेंस फोर्स कहता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज Q टाइम्स E एंड प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B। चार्ज पार्टिकल रिलीज एट रेस्ट है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स कि Q V क्रॉस B, ये सेकंड टर्म 0 हो गया, सेकंड टर्म। और ऐसा लगता है कि यार यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो है नहीं। बट आपको ये याद रखना पड़ता है बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी होगी यहाँ पर। वो ये न्यूमेरिकल्स में बताया नहीं जाएगा कि आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ये हमको याद रखना होगा, क्योंकि बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंडेटरी है। सर्किल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा एंड ये चार्ज मोशन में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेट कर जाएगा। ये रेस्ट पर नहीं रह सकता, बिकॉज न्यूटन के हिसाब से रेस्ट पे पार्टिकल तभी रह सकता है जब उस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहा फोर्स, बट उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो लगा रहा फोर्स इसके ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये मूव करेगा। ये तो क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन है ट्रेजेक्टरी क्या होगी इसकी, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के साथ साथ चलेगा, मतलब क्या ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा या फिर ये नॉन सर्कुलर पाथ पे चलेगा। सो एक बात ध्यान से देखिएगा, टाइम 0 पर, एट टाइम t equal to 0, when the velocity was 0, the force will be Q into E, and what is E? What is E inside the solenoid? तो पीछे फॉर्मूला बताया R by 2 dB by dt. So it will start moving, right? ये फोर्स आया, बट जब t पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि बाद का कोई मूवमेंट लो, कुछ टाइम बाद जब एक्सेलरेशन आ चुका है तो धीरे धीरे स्पीड भी आ चुकी होगी, और जब स्पीड आ चुकी होगी
तो अब आपके पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स लगेंगे, एक QR/2 dV/dt, ये तो लगेगा जो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट साथ में एक QV×B भी होगा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो स्टार्टिंग वाली फोर्स आपकी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टार्टिंग में, टाइम 0 पर। इनिशियल मोमेंट पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि उस समय वेलोसिटी होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स नहीं आई, तो उस समय हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। बट बाद में ऐसा नहीं होगा, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी आएगी। तो क्या सर्कुलर मोशन पॉसिबल है इसका? क्या ये हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल एक सर्किल पर रिवॉल्व कर जाए? नो सर। नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी अगर है, अगर हो गया, मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्किल, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, चार्ज पार्टिकल सर्किल पे चलने लगा, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि पहला वाला टर्म जो है वो टेंजेंशियल फोर्स है और दूसरा वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? यस सर। ठीक। अगर सर्कुलर मोशन होगा भी तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं हो सकता, और यूनिफॉर्म तो वैसे भी नहीं हो सकता, बिकॉज स्पीड चेंज हुआ है 0 से नॉन जीरो, चेंज ऑफ स्पीड, इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इट कैन बी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों आती है। बट वो भी नहीं होगा, वो एक पॉसिबिलिटी है बट होगा नहीं। मतलब ट्रेजेक्टरी कैन नॉट बी अ सर्किल, क्लियर आंसर इसका ये है। क्यों नहीं होगा? देखिए हम इसको ना उससे प्रूफ करेंगे, सर्किल मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ देंगे इसका। सर्किल क्यों नहीं होगा इसका प्रूफ देने के लिए हम सर्किल मानते हैं, मान लेते हैं कि ट्रेजेक्टरी सर्किल बनेगी, और अगर ट्रेजेक्टरी सर्किल बनेगी तो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स टेंजेंट के अलॉन्ग जाएगी। सो हम लिखेंगे QR/2 into dV/dt should be mass और into tangential acceleration, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में डिफाइंड है dV/dt। मतलब यहां पर आप लिखोगे इसको d/dt ऑफ स्पीड, एक इक्वेशन। और अगर ये सर्कुलर मोशन भी है, सर्कुलर माना ही हुआ है, तो सेकेंड टर्म जो कि QV×B है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो QVB इज mv²/r, ये दूसरा टर्म। एक काम करते हैं ना, यहां से एक V कैंसिल कर दीजिए, एक V कैंसिल, और जो बचा हुआ V है इसको ऊपर लेके जाते हैं यहां पर। सो Q/2 R dV/dt इक्वल्स टू M dy/dt ऑफ स्पीड, और स्पीड हम यहां से ला रहे, तो दैट इज इक्वल्स टू M d/dt, और स्पीड यहां से QBR/M। M और M कैंसिल, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चार्ज भी कांस्टेंट होगा, और अगर मोशन सर्कुलर है तो स्मॉल r भी कांस्टेंट होगा। अगर ये सर्किल पे चल रहा तो इसका रेडियस कांस्टेंट होगा, तो स्मॉल q और स्मॉल r दोनों कांस्टेंट्स, ये भी बाहर आ जाएंगे, और यहां वाले q और यहां वाले r से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा आपके पास हाफ dV/dt, और राइट हैंड साइड पर आएगा सिर्फ dV/dt। सो
सो हाफ डीबी बाई डी टी शुड बी इक्वल टू डीबी बाई डी टी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था सर्कुलर पाथ मानने का, वो गलत एजम्पशन, नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन होता तो फिर यहाँ पर एब्सर्ड आंसर नहीं आ रहे होते, हाफ डीबी बाई डी टी इज डीबी बाई डी टी तो नहीं आता, बिकॉज इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं है, इसका सोल्यूशन है, बस सोल्यूशन क्या है कि बी कांस्टेंट हो, और अगर बी कांस्टेंट हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं तो ये पार्टिकल हमेशा के लिए रेस्ट ही रहेगा, चलेगा ही नहीं। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी मुझे नहीं मालूम, या किसी को भी नहीं मालूम, वो बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात होता है, बट दो बातें क्लियर है कि इट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, एंड सेकेंडली इट कैन नॉट मूव ऑन अ सर्कल। दो बातें क्लियर है, इसके अलावा जो भी हो जाए। सर ठीक है। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग नहीं है सर, लेकिन अगर कांस्टेंट और लूप को अगर मूव करना है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है? हाँ हो जाएगी, बिकॉज मोशनल ईएमएफ आ गया ना वहां, तो यस सर। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए, अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही पड़ेगा, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई करंट इंड्यूस नहीं हो सकती, बिकॉज ओम्स लॉ गलत नहीं साबित हो सकता ना कभी। यस सर। मोशनल ईएमएफ में वो कंजर्वेटिव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं नहीं, इंड्यूस ईएमएफ तो कोई भी कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव होता तो फिर क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो नहीं आ रहा होता, और जो जनरेटर्स हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी का लॉस हो रहा है वहां पर। मुझे हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कहाँ है? यस सर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। हमने देखो दोनों तरीके से तुम्हें पॉइंट कवर किए हैं, थ्योरी के एंगल से भी और न्यूमेरिकल के एंगल से भी, और इसी के कंटिन्यूएशन में 5-7 मिनट का एक टॉपिक और कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज बिकॉज ये मेंस का एक्सक्लूसिव टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जस्ट इसी से पैरेलल है, तो आप समझ जाओगे बिल्कुल, जो कितना जो समझा है ना। जैसे हमने ये कहा कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने भी पढ़ा। और सोलेनॉइड के केस में हमने एग्जांपल आपको कोट किया है सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड के केस में हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस किए और इनसाइड और आउटसाइड के फॉर्मूले निकाले। इनसाइड इट वाज r by 2 times dv by dt, and outside it was capital R by 2 small r, capital R square by 2 small r dv by dt। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेना, क्योंकि तो मैं थोड़ा सा मेकर सही लिखा वैसे। नाउ इसका कन्वर्स स्टेटमेंट है, रिवर्स बिल्कुल। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, a changing electric field which will produce a magnetic field, just reverse है इसका। और इसको समझाने के लिए जैसे यहाँ सोलेनॉइड का एग्जांपल लिया जा रहा है, बिकॉज सोलेनॉइड इज द सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कैपेसिटर का, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनको डिराइव करने के लिए हमने जिस लॉजिक का यूज किया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज किया, वो बेसिकली फैराडेज लॉ का यूज किया, इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले को यूज किया कि वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ इज ईएमएफ, वो डेफिनेशन लगाई
कि 1 कूलम्ब के चार्ज को क्लोज पाथ में ले जाने का जो वर्क है वो ईएमएफ के बराबर है, और इसी बेसिस पर ये दोनों प्रूफ हुए मेरे। और ये प्रूफ होगा बाय द एम्पियर लॉ। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैसा भी, पैरेलल प्लेट ही रखेंगे बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर आती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स में डिफरेंट होता है। और हम लोगों ने आरसी सर्किट्स पढ़े हुए, आरसी सर्किट्स, जिसमें यह बताया जाता है कि जो चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू के जो चार्जेस आते हैं, अगर ये मतलब एक आरसी सर्किट का पार्ट है, पार्ट ऑफ आरसी, तो आरसी सर्किट्स में ये जरूर बताया गया होगा कि जो चार्ज है वो फंक्शन ऑफ टाइम आता है, दैट इज सी इंटू वी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट। मतलब कि चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम, और वो फंक्शन आरसी सर्किट में पढ़ाया जाता है। अब अगर चार्ज इसका फंक्शन ऑफ टाइम है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, तो ये ऑब्वियस है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो कैपेसिटर के केस में चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर यहां बीच में कोई मीडियम है तो चार्ज ऑन द प्लेट अपॉन एरिया एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर। और अगर चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम हुई। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम टी। और कंसेप्ट ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मतलब इनसाइड कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स इनसाइड कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। अगर मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाऊं, सेंटर पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और इसको लेकर के ने एम्पियर ने अपने लॉ को मॉडिफाई किया था। इसको लेकर के एम्पियर ने अपनी लॉ मॉडिफाई की थी। एम्पियर ने मॉडिफाई नहीं किया था, एक्चुअली मॉडिफाई तो उसको मैक्सवेल ने किया था, और वो लॉ ये बन गया, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज बेसिकली म्यू नॉट टाइम्स आई, प्लस उन्होंने एक टर्म ऐड कर दिया था वहां पर, के एप्सिलॉन और डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे और जरूरत भी नहीं है डेरिवेशन की। और इसमें से जो पहला टर्म है आई, उसके नीचे उन्होंने सी लिख दिया था, which was कंडक्शन करंट। और दूसरे टर्म को कह दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। सेकेंड टर्म इज नोन डिस्प्लेसमेंट करंट। नाम डिस्प्लेसमेंट क्यों पड़ा ये किसी को नहीं मालूम कि इसका करंट को डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों नाम दिया गया है। और कंडक्शन करंट मतलब इसमें जिसको आप कह सकते हो रियल करंट। रियल करंट का मतलब जो वायर्स वाली करंट इन द वायर, उसको कंडक्शन करंट कह लीजिए, रियल करंट कह लीजिए, एक्चुअल करंट कह लीजिए, जो नाम देना चाहो वो दे दो। दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके ये बोला है, बिकॉज पहले जब एम्पियर लॉ था तो वो सिर्फ म्यू नॉट इनटू आई होता था ओनली। बाद में मैक्सवेल ने उसमें करेक्शंस किए कि एक सेकंड टर्म आप मिस कर रहे हो, ये भी डालो। ये टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट सेकंड वाला, और फाई ई का मतलब फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
फाई ई इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कहां पर, किसका फ्लक्स निकालोगे, बिकॉज फ्लक्स किसी सरफेस के लिए होता है, तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से सरफेस का निकालना होगा मुझे, कौन सी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करें। आंसर है जिस क्लोज लूप के लिए आप एम्पियर लॉ लगा रहे हो, एरिया बाउंडेड बाय दैट लूप, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एंड फ्लक्स डिफाइंड फॉर अ सरफेस, एंड सरफेस इज बेसिकली द एरिया जो हमारे क्लोज लूप से अटैच होगा, क्लोज लूप से बाउंडेड होगा। और आईसी उसी क्लोज लूप से अटैच यानी बाउंडेड सरफेस के थ्रू जो करंट पास होगी। यहां पर अगर समझाने की कोशिश करें, यहां देखिएगा, इनसाइड कैपेसिटर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो वायर्स होते हैं ना जिनसे करंट आ रहा होता है, ये वायर कैपेसिटर के अंदर वायर नहीं जाती, ये शायद आपको पता होना चाहिए कि वायर्स प्लेट पे होते हैं, प्लेट के अंदर यहां पर कोई वायर नहीं होती। और अगर मीडियम हटा दिया जाए तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक या एयर होती है, एयर, अंदर कोई तार नहीं होता इसमें, Yes, sir. इट इज सिंपली टू प्लेट, नो वायर इनसाइड, नो वायर। तो इनसाइड पर आईसी जीरो होगा। आईसी मींस करंट इन द वायर, देयर इज नो वायर बिटवीन द प्लेट्स, सो देयर इज नो आईसी। हम क्या करने जा रहे हैं, इसे स्मॉल आर से चारों तरफ एक सर्कुलर लूप लेंगे, सर्कुलर लूप। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट भी आपके सर्कल्स के फॉर्म में है। दैट मींस कि अगर एक्चुअल डायग्राम देखना चाहोगे तो एक्चुअल डायग्राम ये है, जो कैपेसिटर की प्लेट है वो डिस्क के फॉर्म में है। ये वो प्लेट्स है जिनमें करंट आई आ रहा था और आई करंट चला गया, क्योंकि हमने कंपेयर किया है सोलेनोइड से। सोलेनोइड एक सिलिंड्रिकल फिगर है, तो हमें एक सिलिंड्रिकल फिगर चाहिए थी, तो हमने सर्कुलर प्लेट ले ली जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अंदर आ गई। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सिलेंडर में कन्फाइन किया है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर में था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को सिलेंडर में डाल दिया, उसके लिए प्लेट को सर्कुलर बना दिया। और क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिमेट्री के हिसाब से सर्किल ही बेस्ट फिगर बनता है। इसके अंदर एक सर्कुलर लूप ले लीजिए, स्मॉल आर रेडियस का एक लूप हमने लिया, और इस लूप के लिए एम्पियर लॉ फॉलो करने जा रहे हैं। इस लूप के लिए एम्पियर लॉ, तो पहले तो आपको ये बता दें कि अगर कोई ये पूछ ले, दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर। नंबर 1, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अगर पूछते हैं तो कुछ काम नहीं करना, आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन डी अपॉन dt, और इतने एरिया से क्या फ्लक्स पास कर रहा होगा, फ्लक्स ऑफ दिस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, तो एरिया पाई आर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जिसको कि बाद में चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेगा। बाद में आगे ये लिखेंगे इसको। इससे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, मतलब ये पूरा सेकंड टर्म, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कह रहे हैं, आईडी। और रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो लेफ्ट हैंड साइड B डॉट dl will become B into 2 pi r, right hand side is mu naught, IC, यहां कोई वायर नहीं है, 0, और प्लस ID डिस्प्लेसमेंट करंट, जो यहां से कैलकुलेट होकर आ जाएगा।
और कैलकुलेट अगर करेंगे तो यहां पर जो एरिया है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिसे एरिया का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर एरिया इस प्लेट का होगा, और अगर प्लेट कैपिटल आर रेडियस की हो तो यहां पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर रखोगे। सिर्फ देखो, कहने को जेई मेंस फॉर्मूला बेस है, ये सब फॉर्मूले ही है, बट ये सारे फॉर्मूले इतने कंफ्यूजिंग है कि कौन सा रेडियस कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा कुछ। सो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड पर जो चीज आएगी वो ये आएगी, V नॉट इनटू आई डिस्प्लेसमेंट विच इज कैपिटल K एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, तो नीचे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन K, और सिर्फ dq बाई dt बचेगा आपके पास। शायद आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं लेकिन स्टेप्स क्या किए जा रहे हैं वो देख सकते हो। और चार्ज का फंक्शन वही है जो आरसी सर्किट में बताया गया है। सर हाँ सर, जो करंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक हाँ। नॉन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। किसमें, करंट और कौन से डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हो? यस सर। नहीं आएगी, बता रहे देखो, ये आपने निकाला है इनसाइड में। अब इसी क्वेश्चन में ये लॉ हटा रहे हैं बच्चा, बस खत्म, एक लाइन बची है, बस रुक जाओ, आज खत्म, मेंस का पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा। नहीं, अगर मैं एक पॉइंट यहां चूज करूं जो प्लेट के बाहर है, आउटसाइड प्लेट, और यहां पर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या फिर यहां पर एक सर्किल बनाए और पूछा जाए कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी, तो अगर आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए तो फॉर्मूला वाज K एप्सिलॉन d by dt फ्लक्स फॉर दिस एरिया, और ये एरिया कैपेसिटर के प्लेट से बड़ा है, तो पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उतने ही एरिया में है जितना एरिया कैपेसिटर की प्लेट का है, तो फ्लक्स में पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन A एप्सिलॉन K, और ये ए भी आपका प्लेट वाला है, ये एरिया भी फ्लाई एरिया है। मतलब एक्चुअल में ये पाई आर स्क्वायर और ए कैंसिल, एप्सिलॉन K भी कैंसिल कर जाएंगे, ये सिर्फ dq बाई dt आ जाएगा। और dq बाई dt वो करंट होती है जो वायर्स में जारी होती है, जिसको कंडक्शन करंट कहते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा बाहर तो B इंटू 2 पाई आर, एम्पियर लॉ लग रहा है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, क्योंकि ये जो सर्किल है वो बिटवीन द टू प्लेट्स है, तो यहां पर कोई वायर नहीं है, तो IC0 एंड प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट वो निकाल चुके हैं ऊपर। अब आप डाउट पूछो जो पूछने। ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है। सर कंडक्शन करंट एक बार सर बता दीजिए सर। कंडक्शन मतलब जो हमने तार जो तारों में करंट जो होता है फ्री स्पेस, देखिए दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब अंदर यहाँ पर करंट नहीं है, बाहर करंट आती है सिर्फ, यहाँ प्लेट तक आती है, अंदर अगर आप पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर पढ़ रहे हो तो अंदर एयर है, इंसुलेटर, तो अंदर कोई वायर नहीं है। कंडक्शन मतलब जो करंट वायर बैटरी से आ रहा होगा, जो करंट बैटरी से आ रहा है उसको कंडक्शन करंट कह रहे हैं, मतलब उसके लिए तार चाहिए, आपको मेटल चाहिए।
और डिस्प्लेसमेंट करंट एक वर्चुअल करंट है जो बिना किसी वायर के चल रही है। यहां कोई वायर नहीं है फिर भी करंट है, विदाउट वायर करंट है। उसी को मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट का नाम किस लॉजिक से दिया पता नहीं, बट नाम उसको डिस्प्लेसमेंट करंट है और फॉर्मूला बता दिया कि K एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई dt ऑफ द फ्लक्स। जितने एरिया से करंट निकालना है उस एरिया का फ्लक्स निकालिए, बट क्योंकि ये एरिया ज्यादा था फ्लक्स के लिए, फ्लक्स तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर तक था, तो बाकी का एरिया हमने राइट साइड पर कंसीडर नहीं किया इसमें। कंडक्शन मतलब वायर्स में जो करंट चल रही है जो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होंगे उनमें, और डिस्प्लेसमेंट मतलब करंट विदाउट वायर, फ्री स्पेस करंट। तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा आप दो फॉर्मूले एटलीस्ट याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने सोलेनोइड के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद किया है, वैसे ही कैपेसिटर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करें। ये हमने इनसाइड कैलकुलेट करा है और ये आउटसाइड कैलकुलेट किया है। ये इनसाइड एंड आउटसाइड के फॉर्मूले याद रखिए। मतलब सर जैसे कंडक्शन करंट सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम और हमारे लूप दोनों पे डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका लूप कैपेसिटर की प्लेट से बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर ही है। यस। हाँ, ये दोनों आज के लेक्चर भी टफ है, मतलब आज का लेक्चर बहुत टफ है बता रहा हूँ। तो आप मैक्सवेल एक्सवेल को समझना आसान टॉपिक थोड़ी है। हो जाएगा ये कंडक्शन करंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर बन रहा है, मतलब